अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइरा नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। महंगाई के मारे आवाम पर मिनी बजट का अजाब। 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफे की तजावीज़। मिनी बजट में टैक्सेस की भरमार और मुख्तलिफ आइटम से टैक्स की छूट खत्म। दरामदी कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, जूस, बच्चों का दूध और मेकअप का सामान पहुंच से बाहर। आम आदमी की सवारी भी जेब पर भारी। दरामदी मशीनरी और पावर जनरेशन पार्ट्स पर 17% सेल्स टैक्स की तजवीज़। महंगाई के मारे आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत ने जिंदगी मुश्किलात से भर दी है। 2 वक्त की रोटी को तरस गए आवाम फट पड़े। कहा IMF के एजेंडे पर भारी टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। आम आदमी की सवारी भी जेब पर भारी हो चुकी है। दरामदी मशीनरी और पावर जनरेशन पार्ट्स पर 17% सेल्स टैक्स की तजवीज़ है। महंगाई के मारे आवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। हुकूमत ने जिंदगी मुश्किलात से भर दी है। आवाम का कहना है कि 2 वक्त की रोटी को भी तरस चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि IMF के एजेंडे पर भारी टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील की है। महंगाई के मारे आवाम पर मिनी बजट का अजाब। 150 से ज़ायद अशिया की कीमतों में इजाफे की तजावीज़। मिनी बजट में टैक्सेस की भरमार और मुख्तलिफ आइटम से टैक्स की छूट ख़त्म कर दी गई। हुकूमत की जानिब से ऐवान में पेश किए गए मिनी बजट पर आवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों का कहना है कि IMF के कहने पर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। नए टैक्स से महंगाई का नया तूफान आएगा। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ गरीब मुतासिर होगा। इस्लामाबाद के शहरी मिनी बजट पर क्या राय रखते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। गरीब अवाम है, जो मर्जी कहती रहे। वो तो सरेआम कहते हैं स्टेज पे खड़े होके, भाई क्या हो गया, महंगाई हो गई है। तो IMF के कहने पे बजट बढ़ाई जा रहा है। ये IMF है कौन? अमेरिका है। अमेरिका, ये बरतानिया, ये जो हमारे दुश्मन है, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हो। महंगाई तो अभी और बढ़ रही है, महंगाई कम तो नहीं होगी। इनका वो ही नारा है, गरीब मुकाओ ते जिम्मेदार बचाओ। बड़े लोग बच रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। हर एक आदमी मुश्किलात में है। कौन सा इनका आवाम दोस्त बजट आया है जिसमें कोई भी सहूलत मिली हो? जो भी बजट आया उसमें महंगाई हुई है, इसमें भी सारी चीज़ें महंगी ही होंगी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर अरसा हयात मजीद तंग और मुल्तानियों ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत मिनी बजट में लगाए गए टैक्स फौरी तौर पर वापस ले। मुल्तान के बाद ही क्या मिनी बजट के हवाले से जानते हैं, ये जानेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक की इस रिपोर्ट में। साले 9 की खुशियां PTI हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश करके मांद पड़ गई। मुल्तान के बासी इस पर क्या कहते हैं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। इमरान खान साहब ने कल नया बजट पेश किया है IMF के पास जाने के लिए। पता नहीं कितनी महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। कोई नौकरियां, कोई वादे, कुछ भी नहीं है, सारी महंगाई किए जा रहे हैं। बजट पेश किया है वो इंतहाई गंदा बजट पेश किया है, जिसकी वजह से आवाम बहुत तंग है। और आवाम पहले महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, लिहाजा बजट पेश करके उन्होंने लिहाजा और दलील कर दी है। इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, चाहे कितना भी ये बजट गलत ले आए या सही ले आए, ताकि आने वाली नस्ल को ये पता लगे कि इन्होंने कितना झूठ आवाम के साथ बोला है। गवर्नमेंट का काम होता है आवाम को सहूलियत फराहम करना और उनको रिलीफ देना। हुकूमत जो रियासत होती है वो एक माँ की तरह होती है, लेकिन हमें तो समझ नहीं आ रही कि हमारी माँ सुतेली है या कोई और है। ये चीनी घी वही खड़े हैं रेट, वो बोल देते हैं जी ये आपको इस रेट में मिलेगी, नहीं मिलती वो। हमें दुकानदार वो रेट देते भी नहीं है। अवाम को हुकूमत की जानिब से साले 9 का दिया गया तोहफा बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। मुल्तान के बासियों का कहना है कि हुकूमत फौरी टैक्सों को वापस ले ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वफाकी हुकूमत का मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 3.5 साल में अद्वियात 500% महंगी हुई हैं। अब हुकूमत अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफा करना चाहती है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि MQM और GDA रोज़ाना तमाशा करती हैं, उनके मुँह से आवाम के मफाद में एक लफ्ज़ नहीं निकलता। जो फैसले ये आज कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि असम्बली के अंदर मौजूद PTI के वो लोग जिनको आवाम के पास जाना है इलेक्शन में, जिन्होंने अपने हलकों के अंदर जाना है, जिन्होंने लोगों से वोट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, वो इस जालिमाना मिनी बजट को मुस्तरद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो किसी धमकी के बिना पर, किसी फ़ोन कॉल की बिना पर, किसी और मजबूरी के तहत पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म PTI की नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत ढा रही है, उस जुल्म में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। MQM से मुझे कोई तवक्को नहीं है, GDA से मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PTI के अंदर कोई 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस बजट को मुस्तरद करेंगे, इसलिए कि इमरान खान की नालायकी और नाअहली की जो बोझ है वो अपने कांधों पे उठाकर अगर हवा में जा सकते हैं तो जाएं, पर मैं नहीं समझता कि कोई सियासी आदमी इस जालिमाना बजट में अपना हिस्सा डाल सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अब आपको लिए चलेंगे बराह रास्त लाहौर, जहां पर नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान कार्ड तकसीम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं और नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड तकसीम कर रहे हैं। मनाजिर अब अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तकरीब के मनाजिर हैं जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम कर रहे हैं। इस अहम मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकरीब में मौजूद हैं। जनाब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब और डॉक्टर यास्मीन हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, आपको और आपकी सारी टीम को मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि आपने एक बहुत इनकलाबी कदम उठाया। ये इतने बड़े फैसले हर कोई नहीं कर सकता और ना ही आज तक किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना बड़ा फैसला किया कि आपने ये फैसला किया कि हर पंजाब के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि मैं जब पहली दफा स्टूडेंट बन के गया बरतानिया में और मैंने एक फलाई रियासत देखी पहली दफा जिंदगी में, क्योंकि हमारा तो मुल्क का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने वाज़े किया हुआ था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था, तो हमें तो यह अंदाजा ही नहीं था कि फलाई रियासत क्या होती है। जब मैं बरतानिया गया तो पहली दफा मैंने एक फलाई रियासत देखी, और फलाई रियासत वो होती है जो एक आम आदमी की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ में बिलीव करती है। यानी कि वो ये नहीं चाहती कि एक छोटा सा तबका अमीर होता जाए, वो चाहता है कि सारा मुल्क खुशहाल हो। और ये थी मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख में पहली दफा जब फलाई रियासत बनाई थी हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली दफा एक रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपनी कमजोर तबके की। ये कभी दुनिया में पहले नहीं हुआ था। पहले तो बादशाह होता था और बादशाह के इर्द गिर्द लोग होते थे, वो सारे अमीर हो जाते थे, बाकी कौम नीचे रहती थी। बहुत बड़ा फासला था अमीर और गरीब में। तो ये पहली दफा उन्होंने एक ऐसा मॉडल लेके आए, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर वो मॉडल अगर आपने देखना है आज
تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ مسلمان دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. وہ آج آپ کو یورپ میں نظر آئے گا. سب سے بہترین اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ اسکینڈینیویا میں ہے. ڈنمارک، ناروے، سویڈن. سب سے اگر آپ نے قریب کسی ریاست کو دیکھنا ہے وہی مدینہ کی ریاست کے قریب، تو وہ آپ اس اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھیں گے جدھر ریاست نے پوری ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی. کبھی آپ کو موقع ملے، میں تو بڑی دفعہ گیا ہوں وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ریاست میں رحم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے ایک کمزور طبقے کا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، شریعت پہ چلو، تو وہ اللہ ہمارے بھلے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نعمتیں آئیں گی تمہیں. نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کس کا راستہ تھا؟ جس کو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بخشی اور اپنا قرآن شریف میں جو کہا میرا حبیب ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ان کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. جو بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو عظمت دے گا. جو قوم مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت ہے اس پہ چلے گی وہ قوم اٹھ جائے گی. تو آج اگر آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ وسائل ہیں سارے اسکینڈینیوین ممالک سے، لیکن وہاں خوشحالی دیکھیں. ترستے ہیں ہمارے بیچارے پاکستان کے لوگ کہ کہیں ہمیں ویزا مل جائے اور ہم وہاں چلے جائیں. وسائل یہاں زیادہ ہیں، خوشحالی ادھر زیادہ ہے، کیونکہ وہ یاد رکھنا، یہ پھر سے میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، رحمت للعالمین ان کو خطاب ملا تھا، رحمت المسلمین نہیں ملا تھا. یعنی کہ وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو ان کے قدموں پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس نے اوپر چلے جانا ہے. تو اس لیے آج وہاں خوشحالی ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ تو لگاتے رہے ہیں ہم. سب سے زیادہ دنیا میں تو جب بھی مکہ یا مدینہ گیا ہوں سب سے زیادہ پاکستانی ملتے ہیں آپ کو. یا ہم سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ یہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. ہماری تبلیغی جماعت دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو لانے کے لیے کتنی بڑی تبلیغی جماعت ہے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، لیکن ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلے جس کے اوپر ہمیں حکم ہے. تو یہ جو آج ہم پنجاب کی گورنمنٹ جو آج ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں، ہم یہ اس راستے پر لگے ہیں. اب تک تو وہ راستہ ادھر تھا تو ہم ادھر جا رہے تھے، اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے، جو اس قوم کو اوپر لے کے جائے گا. میں یہاں پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا، کوئی کہتا تھا جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا. ایشین ٹائیگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدینہ کی ریاست کہ جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جسے دنیا کی امامت کی تھی؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے. ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اگر پاکستان اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں پہ. ان بیچارے لوگوں نے
वहां जो जिनको पता था कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट डाली थी। वो सारे दुआ करते थे पाकिस्तान के लिए, और वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने, इलामा इकबाल ने जो मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो ख्वाब दिया था कि हम एक मिसाली इस्लामी रियासत बनाएंगे, उन्होंने उसके लिए वोट डाली थी। और हमने उससे तकरीरों में तो बड़ा नाम लिया हमने इस्लाम का और उस रियासत का, लेकिन अमली तौर पे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं उस रियासत से जो इसको बनना चाहिए था। तो ये जो 3 करोड़ खानदानों को तकरीबन 400 अरब रुपया उसका वो खर्च करके हेल्थ इंश्योरेंस जो मिलेगी, मैं ये इसलिए बार बार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, उस्मान बुज़दार आपको और डॉक्टर यास्मीन आपको और आपके सारी टीम को, कि ये इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा कि आपने ये वो काम किया है कि ये हम ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने इतने पैसे खर्च कर देते हैं, वो वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी। पैसा तकरीबन उतना ही है, और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा जो आज आपने कदम उठाया। मैं अपनी कौम से आज इस बड़े खुशी के दिन मैं अपनी कौम से फिर से उनको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि देखें, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, क्योंकि हम सारे मुसलमान कुरान में मानते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन के रास्ते पे चलो। और फिर से मैं ये कहता हूं कि वो हुक्म अल्लाह ने हमारी बेहतरी के लिए दिया है। हम जब उस रास्ते पे चलेंगे, ये हमारी बेहतरी है। कभी अल्लाह हमें ये नहीं कहता कि उनकी मंजिल पे चलो, क्योंकि हम उनकी मंजिल पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें रास्ता दिया है कि वो जो रास्ता है उसी के अंदर इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, उसी रास्ते पे कौम उठ जाती है। तो मैं एक तो हेल्थ कार्ड और फिर से 400 अरब रुपया का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने 3 करोड़ खानदानों को आज मार्च तक पूरी सबको मिल जाएगी। पहले तो ये इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कदम है फलाही रियासत की तरफ। और उसके बाद जो हमारा दूसरा है कि एक आदमी की बुनियादी जरूरियात क्या है, सबसे बड़ा बुरे वक्त पे घर में अगर कोई बीमार हो तो उसके पास ये उसको फिक्र ना हो कि मेरे घर में माँ बाप या मेरे बच्चों का इलाज इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हेल्थ, और इससे दूसरी चीज क्या होगी कि पाकिस्तान में एक पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा। हेल्थ स्ट्रक्चर क्यों बन जाएगा? क्योंकि अभी तक हुकूमत को पैसे खर्च करके हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं। अभी उस्मान ने आपको बताया सीएम ने कि कितने ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च किए। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे ने इतने पैसे नहीं खर्च किए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। लेकिन अब आपको हॉस्पिटल, गवर्नमेंट को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल बनाने के लिए। अब लोग खुद आके प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल बनाएगा। हमारा काम है प्राइवेट सेक्टर की मदद करना, उनकी सस्ते दामों पे उनको जमीन देना, उनकी जितनी भी इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती ड्यूटी फ्री बाहर से आने देना, उनको इंसेंटिव्स देना कि वो अपने हॉस्पिटल बना सके। और उन इलाकों में अब जिधर कभी हमारे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे वो जो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं वो नहीं जाते थे दूर दराज इलाकों में, वो खाली पड़े होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिधर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स नहीं जाएंगे, लेकिन वहां अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो हम बंद कर देंगे। अगर हॉस्पिटल, हम क्यों पैसा उस पर खर्च करें कि अगर वहां डॉक्टर्स ही नहीं जा रहे, हम प्राइवेट सेक्टर को वो देंगे। क्योंकि हमारा तो मकसद ये है कि हर पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एक आम आदमी को इलाज मिले, तो उसको तो मुफ्त इलाज मिलेगा हेल्थ कार्ड से। तो इसलिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक नेटवर्क हमारा फैल जाएगा हॉस्पिटल्स का सारे पाकिस्तान में,
جو اب تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر دوسری ضرورت لوگوں کی اپنے سر پہ چھت ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی بڑا خاموشی سے انقلاب آ رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بینکوں سے کم آمدن والے لوگوں کے لیے قرضوں کا بندوبست کیا اور ہمیں بڑا مشکل لگی. قانون ہمیں مدد کرنی پڑی بینکس کی. فور کلوجر لا ایک قانون تھا, اس کے جب تک وہ پاس نہیں ہوتا تھا بینکس قرضے نہیں دیتے تھے. تو وہ ہم نے, اور پھر رکاوٹیں جو تھی ان کو ہم نے دور کیا, انسینٹیوائز کیا. آج مجھے خوشی یہ ہے کہ بینکوں نے پہلی دفعہ یہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں تنخواہ دار طبقے کو, جو کبھی بھی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر خرید سکے, ان کے لیے انہوں نے 260 ارب کے جو لوگوں نے اپلائی کیا بینکوں کے, 110 ارب کے لونز اپروو ہو چکے ہیں اور 34 ارب کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے, یعنی پیسہ مل گیا ان کو اپنے گھر بنانے کے لیے. اور یہ ابھی شروع ہوا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ اب ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. اس کے بعد ہم نے نچلے طبقے, کامیاب پاکستان میں 20 لاکھ نچلے طبقے کے جو خاندان ہیں, 20 لاکھ, ان کو ہم نے سود کے بغیر قرضے دیے ہیں اخوت کے ذریعے, کہ وہ اپنے سود کے بغیر 27 لاکھ تک قرضہ کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں جو غریب طبقہ ہے. وہ بھی ہمارا ایک پروگرام شروع ہو چکا ہے. اور پھر ہم نے احساس کے نیچے جو احساس راشن ہے, اس میں ہم نے آدھی اپنی آبادی کو 54% پاکستان کے گھرانوں کو ہم راشن دے رہے ہیں کہ آٹا, گھی اور دالیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے وہ جب بھی لینے جائیں 30% ان کو سبسڈی دی جائے گی ان 3 چیزوں کے اوپر, آٹا, دال اور گھی کے لیے. کامیاب پاکستان پروگرام میں ہم وہ دوسرا کام کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ تک سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں شہروں کے اندر کہ اپنا کوئی کاروبار, چھوٹی دکان شروع کر سکے کوئی, اور دیہاتوں کے اندر کسانوں کے لیے 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ. اس سارا کا مقصد کیا ہے کہ اس راستے پہ ہم لگیں وہ جو ہمیں مدینہ کی ریاست میں دکھایا گیا تھا کہ اپنی اس ملک کی جب ڈیولپمنٹ ہو تو وہ باٹمز اپ ہو, یعنی نیچے سے اوپر آئے, بجائے اس کے کہ جو اب تک ہوتا رہا کہ امیر امیر ہوتا گیا اور نچلا طبقہ غریب ہوتا گیا. اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو پنجاب نے جس طرح دلیری سے یہ آج لانچ کیا ہے, اس میں ہمیں ضرور مشکلات آئیں گی کیونکہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے, لیکن ہم نے پورا تیاری کی ہوئی ہے. کمیٹی جو مسلسل دیکھتا رہے گا کس طرح کے پرابلمز آئیں اور انشاءاللہ ہم سارے حل کرتے رہیں گے. اور پھر سے مارچ تک سارے پنجاب کے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکے گا. پختونخوا میں سارے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے. اب بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جدھر ہمارے گورنمنٹس ہیں, سب کو ہم نے ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ پہنچا رہا ہے. شکریہ. لاہور میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ پہلی فلاحی ریاست بنی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے راستے پر گامزن ہے. مارچ تک 3 کروڑ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. پاکستان میں خاموشی سے انقلاب آ رہا ہے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.